नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2023 शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। जी हाँ, 6 जुलाई 2023 पेपर की पूरी तैयारी हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए, लघु उत्तरीय में क्या होता है ना, 20 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उसके बाद 15 नंबर के अति लघु उत्तरीय, 15 नंबर के बहुविकल्पीय। तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न क्या रहा कि शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपका 2 बार पूछा जा चुका है और 3 बार। देखिए, मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी प्रश्न पेपर में आ सकता है। तो इसका उत्तर देखते हैं कि मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन न केवल शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा है बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मूल्यांकन की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए दोस्तों, एक डॉक्टर अपनी औषधि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर करता है। बाग का माली अपने पौधे का मूल्यांकन उसकी सुंदरता के आधार पर करता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक है ना, एक शिक्षक अपने प्रभावी शिक्षण का मूल्यांकन विद्यार्थी में हुए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के आधार पर करता है। इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य पर आधारित है। इस प्रकार मूल्यांकन का आशय किसी वस्तु या व्यक्ति के मूल्य को आंकने की वह प्रक्रिया है जिसमें मापित मूल्य का अवलोकन कर उसकी योग्यता मतलब उपयोगिता या मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है कि शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है, इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों ऐसे काफी बड़ी हो जाएगी, आपके लघु उत्तरीय के ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। और देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी इस वीडियो के दौरान हम देंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो शैक्षिक मापन का अर्थ हम देखेंगे। पहले, मापन क्रिया में विभिन्न पक्षों के संबंध में साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान है। इसका प्रत्यक्ष संबंध परिणाम अथवा मात्रा से होता है। यह एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए देखिए, अभिषेक का वजन 35 किलोग्राम है, नरेंद्र का बुद्धि लब्धि 140 है, आरती के गणित में 90 अंक है। दूसरे शब्दों में, मापन में यह पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु गुण या विशेषता में कितनी है, ठीक है ना। इस प्रकार मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं तथा किसी गुण या विशेषता के प्रतीक निर्धारित किए जाते हैं जिससे परिणाम का सही ज्ञान हो सके। परीक्षक छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करके अपना निर्णय अंकों के रूप में देते हैं। यहाँ पर परीक्षक द्वारा छात्रों को दिए गए अंक बालक की उपलब्धि का प्रतीक है। अतः मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों को परिणाम मतलब परिमाण के रूप में संबंध में बताया जाता है। परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं रहता। अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मापन द्वारा प्राप्त अंकों का स्तर क्या है, अर्थात छात्रों के प्राप्तांक कितने अच्छे हैं, इसका निर्धारण करना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मूल्यांकन का आखिर जो उद्देश्य क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले दोस्तों उद्देश्य में बात करेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में सिर्फ 2 नंबर के पूछे आते हैं, तो आपको उतना ही लिखना चाहिए जिसमें आपको पूरे नंबर मिल जाए। तो देखते हैं, मापन एवं मूल्यांकन का अपने में न कोई उद्देश्य होता है न ही कार्य। जिस क्षेत्र में इनका प्रयोग जिन उद्देश्यों से किया जाता है उस क्षेत्र में इनके वही उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति करना इनके कार्य होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य भिन्न है, ठीक है, निम्न है। मतलब सबसे पहले दोस्तों चयन एवं वर्गीकरण में सहायता प्राप्त होती है। दूसरा दोस्तों आपका पूर्व कथन, प्रेडिक्शन, ठीक है दोस्तों। तीसरा दोस्तों आपका तुलना होता है, कंपेरिजन होता है, ठीक है ना। तो क्रोनबेक के अनुसार देखते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करके व्यवस्थित विधि है। चौथा दोस्तों परामर्श एवं निर्देशन, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उसके बाद दोस्तों आपका होता है अन्वेषण एवं शोध कार्य। देखिए, अगर आप हेडिंग्स याद रखेंगे तो इसके बलबूते पेपर में डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन के क्षेत्र में के मतलब क्षेत्र को आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, आर एस वर्मा के अनुसार मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, किसका मूल्यांकन किया जाए, प्रश्न का उत्तर ही मूल्यांकन क्षेत्र निर्धारित करना है। मूल्यांकन द्वारा हम व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। ये आयाम संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक तथा बौद्धिक क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। अब बात करेंगे रेमर्स तथा गेज के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि पर। अब दोस्तों बात करेंगे, देखिए मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत छात्र के व्यक्तित्व के निम्नलिखित अंग है। सबसे पहले दोस्तों ज्ञान हो गया, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। कुशलता है दोस्तों, स्किल्स बोलते हैं जिसको रुचि आपका इंटरेस्ट हो गया। बोध या अवबोध,
ठीक है दोस्तों, कंप्रेंशन हो गया। पांचवा योग्यता एबिलिटीज हो गया। छठा सूचना इंफॉर्मेशन हो गया। सातवां दोस्तों आपका प्रवृत्तियां या अभिवृत्तियां तथा मूल्य हो गया, ठीक है ना। फिर आठवां दोस्तों आपका बुद्धि आता है, इंटेलिजेंस होता है। नौवां दोस्तों आपका शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, ठीक है। और 10वां दोस्तों छात्रों की त्रुटियां क्या है। अगर आपको देखिए फिर से हम बताएंगे, अगर आपको सिर्फ हेडिंग से आते तो इसके अंतर्गत आप थोड़ा बहुत भी लिख के आएंगे तो पेपर में आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। अगला प्रश्न बनता है कि मापन एवं मूल्यांकन के महत्व पर एवं उपयोगिता पर आपको प्रकाश डालना है। तो देखें, चलिए इसके देखते हैं इसके महत्व और उपयोगिता क्या क्या है। पहला दोस्तों, मापन एवं मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया में अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे शिक्षणोपरांत अधिक गम करता मतलब छात्र की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा छात्र के विभिन्न विषयों की कमजोरी मालूम हो जाती है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है ना, रेमिडियल टीचिंग की व्यवस्था करता है। तीसरा दोस्तों देखिए, मापन एवं मूल्यांकन द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों तथा शिक्षण योजना की उपयोगिता की जानकारी प्राप्त कर लेता है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के उपरांत शिक्षक आवश्यकता अनुसार उससे वांछित परिवर्तन या परिमार्जन कर लेता है। फिर अगला है दोस्तों कि बालक को स्वयं अपनी कमजोरी या सीखने से संबंधित कठिनाइयों एवं दुर्बलताओं की जानकारी मूल्यांकन के उपकरणों द्वारा ज्ञात हो जाती है। वह तदनुरूप अपने में वांछित सुधार लाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ऐसे कुछ पॉइंट्स आप पेपर में बना के लिखेंगे मापन एवं मूल्यांकन के लिए, तो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि शैक्षिक मापन के स्तर आपको बताना है। तो देखते हैं दोस्तों इसके स्तर कौन कौन से हैं। देखिए, कोई भी मापन कितना शुद्ध है यह उसके स्तर से पता चलता है। मुख्य रूप से मापन के 4 स्तर होते हैं। पहला दोस्तों शाब्दिक, ठीक है ना, शाब्दिक अथवा नामित स्तर, ठीक है ना। दूसरा दोस्तों आपका आता है क्रमिक। तो पहले शाब्दिक में देखते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार नामित स्केल का मापन से हम मात्र कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं। क्रमित स्तर में देखिए, मापन की नामित या शाब्दिक मापनी की अपेक्षा क्रमिक अपनी मतलब मापनी अधिक परिशुद्ध मापनी है। इस मापनी में घटनाओं, वस्तुओं या विशेषताओं को किसी गुण या समानता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए में क्रम में व्यवस्थित करके उन्हें श्रेणी प्रदान करते हैं। इस मापनी को क्रम निर्धारण मापनी भी कहते हैं। अगला दोस्तों आता है आपका अंतराल स्तर। इस मापनी को क्रमिक मापनी की अपेक्षा अधिक शुद्ध, विकसित तथा विस्तृत सूचनाएं प्रदान करने वाली मापनी माना जाता है, क्योंकि यह मापनी विभिन्न इकाइयों के मध्य अंतर को स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए देखिए, फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड थर्मामीटर इस मापनी के उपयुक्त तथा प्रचलित उदाहरण है। थर्मामीटर में तापक्रम 98 डिग्री से लेकर 108 डिग्री तक अंकित होता है तथा जितना अंतर 99 डिग्री से 100 डिग्री के मध्य रहता है, उतना ही अंतर 107 से लेकर 108 के मध्य भी रहता है। इस स्तर से मापन के गुण की मात्रा को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि किन्हीं दो लगातार बिंदुओं में अंतर समान होता है। बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, सृजनात्मक आदि को इसी स्तर पर मापा जाता है। इसके परिणाम मुंह का विश्लेषण, मध्यमान, ठीक है दोस्तों, मानक विचलन, टी टेस्ट तथा विचलन आदि सांख्यिकीय विधियों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। अब दोस्तों आता है आपका अगला अनुपात स्तर या रेशियो स्केल। उपरोक्त तीनों में यह मापन का सर्वोच्च स्तर है। इसमें तीनों स्तर की विशेषताएं विद्यमान है। वास्तविक शून्य, एब्सोल्यूट जीरो का होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके द्वारा मापन अत्यधिक यथार्थ तथा ठीक यथार्थ होता है। मापन की यह वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक मापनी है। ठीक है ना दोस्तों, इतना आप समझ जाइए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि अब मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। देखिए, मूल्यांकन से देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सबको आपको समझना है कि पेपर में अगर कैसा भी प्रश्न है तो आप उसको अच्छे से लिख सके। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन। हम जानते हैं कि मापन द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को मानक शब्दों, चिन्हों अथवा इकाइयों, अंकों में प्रकट किया जाता है। मूल्यांकन में मापन के इन परिणाम की व्याख्या की जाती है और यह व्याख्या कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर की जाती है और इस व्याख्या के द्वारा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की यथा विशेषता की सापेक्षिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो मूल्यांकन दोस्तों आप इसको खाली अर्थ आपको पता होना चाहिए कि मूल्य का अंकन। बाद में दोस्तों आप इसको चाहे जितना अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव एवं व्यवहार परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, इसको देखते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों हमारा आता है शिक्षण उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बालक एवं समाज के हितों को देखते हुए हम शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं वे शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं। इन्हीं को केंद्र मानकर संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया संभावित होती है। अब आता अधिगम, अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस। इन शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षण मतलब शिक्षक विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जो बालक के सीखने के अनुभव उत्पन्न करने में सहायक होता है। ये अनुभव बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। अब दोस्तों अगला आता है आपका व्यवहार परिवर्तन। ठीक है ना।
व्यवहार परिवर्तन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का संकेत देते हैं। व्यवहार परिवर्तन के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में पता चलता है। अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक क्षेत्र में मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, इसको देखते हैं। तो दोस्तों चलिए इसमें देख लेते हैं इसकी क्या क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले दोस्तों शैक्षिक स्तर की जांच करना, ठीक है ना। देखिए उपलब्धि या संप्राप्ति परीक्षाओं द्वारा किसी छात्र के शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है। कक्षा 10 के गणित के उपलब्धि परीक्षण द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र को कक्षा 10 स्तर की गणित का कितना ज्ञान है। ठीक, उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश। तीसरा दोस्तों आता है आपका औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा सरकारी सेवाओं में कर्मचारी का चयन। ठीक है, चौथा दोस्तों आपका शिक्षण में सुविधा होती है। पांचवा छात्रों को अभिप्रेरणा। ठीक है ना, बस आपको अगर हेडिंग से याद है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं कि प्रशासनिक जो क्षेत्र में मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। तो आपने दोस्तों खाली हेडिंग याद कर ली, उसके बाद आप पेपर में अच्छे से लिख सकते हैं। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले आवश्यकता है समाज को प्रचलित शिक्षा के स्तर का ज्ञान होता है। समाज शिक्षा के स्तर को उठाने का प्रयास कर सकता है। मूल्यांकन से किसी देश या समाज की प्रगति का ज्ञान होता है, क्योंकि प्रगति साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से ज्ञात होता है तथा सबका आधार शिक्षा व्यवस्था ही होता है। अब देखिए मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात होता है कि शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम में समाज का कितना प्रभाव है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि छात्रों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है। तो पहला दोस्तों छात्रों को अपनी अच्छाई व कमियों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है ना, छात्रों को यह ज्ञात हो जाता है कि उसकी योग्यता में कैसा सुधार हो रहा है। छात्र में समय तत्परता के गुण का विकास होता है। छात्र को अपनी प्रगति की जानकारी हो जाती है। ऐसे आप बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि परीक्षण एवं मापन का आपको अंतर स्पष्ट करना। 2 बार पेपर में आया क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं सीबी गुड के अनुसार परीक्षण एक व्यापक शब्द है। यह शिक्षालय द्वारा विद्यालय पद्धति में मूल्यांकन करने वाली प्रक्रियाओं को क्रम से लागू करने वाली किसी सुसंगठित योजना की ओर संकेत करता है। इसमें परीक्षाओं प्रमुख तौर पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का चयन, प्रशासन, अंकन तथा व्याख्या सम्मिलित रहती है। परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों, योग्यताओं, उपलब्धियां, क्षमताएं, रुचि एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों आपका जो परीक्षण हो गया एक तरफ, दूसरी तरफ हो गया आपका मापन या मेजरमेंट। परीक्षण में देखिए जबकि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान किया जाता है। दूसरा, मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों को मानवीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है। मापन में वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि मापन एवं मूल्यांकन में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला अंतर क्या है आपका कि मापन का क्षेत्र संकुचित है, मूल्यांकन का क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर व्यापक है। ठीक है दोस्तों, दूसरा मतलब अंतर क्या होगा कि मापन एक सामान्य या नॉर्मल शब्द है, मूल्यांकन एक तकनीकी या टेक्नोलॉजिकल शब्द है। मापन एक साधन है, मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है। मापन किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता है। मूल्यांकन की बात किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। पांचवा, मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण है। मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। छठा दोस्तों पॉइंट होगा कि मापन में अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। मूल्यांकन के लिए अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता होती है। देखिए 6 पॉइंट्स काफी होंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इनका महत्व बताना है। यह दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या आशय है, यह दोस्तों आप इसका वर्णन करिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, 3 तरह से पूछा गया है। तो सतत मूल्यांकन क्या होता है इसको देखते हैं। कक्षोन्नति का प्रमुख साधन या वार्षिक परीक्षा तथा उसके परिणाम से होते हैं। इस प्रकार से सभी भली भांति परिचित हैं। संपूर्ण संकुल संकल्पना के कार्यक्रम अंतर्निहित तथा मूल्यांकन इस समस्या का प्रमुख समाधान है। सतत मूल्यांकन के माध्यम से बालक की योग्यता तथा अयोग्यता के बारे में नियमित रूप से उपयोगी तथ्यों का संकलन संभव हो सकेगा। इन तथ्यों के आधार पर ऐसे उपचारात्मक शिक्षण यंत्र तथा समृद्ध शिक्षण के रूप में किया जा सकेगा जिससे कि बालकों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अधिकतम विकास किया जा सके और शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस फीडबैक से न केवल विद्यार्थियों को मापन, वर्गीकरण एवं प्रमाणीकरण में सहायता मिलेगी, अपितु उसकी कार्य कुशलता एवं सफलता के बारे के स्तर में सुधारने की तथा इस प्रकार के रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा उसके अधिकतम विकास की व्यवस्था को सक्षम भी बनाया जा सकेगा।
ठीक है ना दोस्तों। देखिए इस प्रकार के सतत मूल्यांकन के परिणाम हमें शीघ्र प्राप्त होंगे और सतत व्यापक मूल्यांकन स्वयं लक्ष्य न होकर लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। विद्यार्थी परीक्षा के मतलब भय से मुक्त हो सकेंगे तथा सहज भाव से मूल्यांकन के लिए तत्पर रहेंगे। अब व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसको देखते हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करती है। बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल सूक्ष्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञात अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों का हमें उल्लेख करना है। तो दोस्तों देखिए इसके कौन कौन से पक्ष हो सकते हैं। पहला दोस्तों आता है आपका संज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें दोस्तों आपका आता है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, अब इसको ऐसे बनाकर आप लिख सकते हैं। फिर दोस्तों दूसरा पक्ष आता है जिसको हम बोलते हैं भावात्मक पक्ष। फिर दोस्तों तीसरा आता है आपका कौशलनात्मक पक्ष। देखिए भावात्मक में आपका क्या क्या आता है, इसको देखिए दोस्तों। आप लोग क्या होता है कि अगर आप बनाकर लिखना सीख जाएंगे तभी आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नहीं तो आपके ये लघु उत्तरीय प्रश्न पेपर में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो थोड़ी बहुत चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। थोड़ा सा दोस्तों चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं। देखिए भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण क्राथवल, ब्लूम तथा मासिया ने 1964 में किया था। इसमें वे सभी शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, अभिरुचि तथा संवेगों से हो। ब्लूम का कहना है कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का बहुत ही अधिक महत्व है। जब बालक के अंदर किसी नई रुचि का जन्म होता है तब उसके द्वारा सीखे गए व्यवहार के साथ प्रिय या अप्रिय भाव दृष्टिगोचर होते हैं, तो यह परिवर्तन उसके भावात्मक पक्ष से संबंधित माना जाता है। हम उस चीज को दोस्तों ज्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। मनोवृत्तियां, संवेग, रुचियां हमारे व्यक्तित्व की कसौटियां हैं। इसे टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य को 5 वर्गों में विभाजित किया गया दोस्तों। पहला आता है आपका आग्रहण, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन और चारित्रीकरण। फिर दोस्तों आता है आपका कौशलात्मक पक्ष। देखिए क्षेत्र की टैक्सोनॉमी में शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों पर बल दिया गया है। इस क्षेत्र की टैक्सोनॉमी अभी ज्यादा विकसित नहीं हुई है। सिम्पसन और क्लीवर ने इस पक्ष को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया है। देखिए दोस्तों मनो क्रियात्मक पक्ष को 5 वर्गों में बांटा गया। पहला आपका आता है उत्तेजना या उद्दीपक, गत्यात्मक क्रिया या कार्यवाही, नियंत्रण, सामंजस्य और स्वाभिकरण। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, डॉक्टर BS ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने पक्ष बताए, इसको देखते हैं। तो दोस्तों देखिए 1956 में डॉक्टर BS ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शैक्षिक उद्देश्यों के अग्र 3 पक्ष बताए हैं। पहला दोस्तों आपका आता है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अगला प्रश्न क्या रहा, दक्षता आधारित मूल्यांकन से क्या आता है, इसको देखते हैं। देखिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ शिक्षार्थियों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम आकलन विश्लेषण करना, जिससे शिक्षार्थियों की दक्षता एवं ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। जैसे प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में छात्रों को कक्षा 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों का अभ्यास कराते हैं, उन छात्रों में निम्नलिखित दक्षताएं देखी जा सकती हैं। पहला दोस्तों आपका आता है संख्याओं की पहचान करना, संख्याओं की धारणा, संख्याओं को लिखने का निश्चित क्रम। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सतत मूल्यांकन की कार्य प्रणाली तथा सोपान का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है। सतत मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों को अपने साफल्य में सहायता मिलती है, वह अध्ययन करने को तैयार रहता है। मूल्यांकन की प्रविधियों को इसलिए उद्देश्यपूर्ण एवं विश्वसनीय होना आवश्यक है। सतत मूल्यांकन के लिए जो भी विधि अपनाई जाए वह पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। उसका प्रमुख आधार मापन की क्रिया होनी चाहिए। अब दोस्तों जरा इसके सोपानों का हम प्रयोग देखते हैं कौन कौन से। पहला दोस्तों होता है आपका उद्देश्यों की व्याख्या, दूसरा है परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए, तीसरा दोस्तों आपका प्रविधि का प्रयोग हो, चौथा दोस्तों मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन करना चाहिए, पांचवा है आपका निष्कर्ष निकालना। फिर छठा दोस्तों आप इसमें भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रदत्तों का विश्लेषण कर सकते हैं। आठवां दोस्तों आपका आता है प्राप्त साक्ष्यों का विवेचन। देखिए जितने पॉइंट्स आपको याद होते जाएंगे उतना ही अच्छा आप पेपर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा, व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है। व्यापक मूल्यांकन का आशय व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, अर्थात हमें केवल अकादमिक प्रगति को ही नहीं देखना वरन बच्चे के नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक विकास की भी जानकारी प्राप्त करना है। लिखित परीक्षाओं में हम केवल संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन कर पाते हैं परंतु भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन इनसे संभव नहीं होता है। मूल्यांकन की जिस विधि में बच्चों के संज्ञानात्मक और संज्ञान सहगामी सभी गुणों को शामिल किया जाए वह यही मूल्यांकन का व्यापक मूल्यांकन होगा। अगला प्रश्न क्या रहा, रचनात्मक मूल्यांकन क्या आवश्यक है, इसको स्पष्ट करना है। देखिए आपका रचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालिक निर्णयों को लेने में सहायक होता है जबकि योगात्मक मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णयों को लेने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षण प्रश्नों को पूछकर छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है तथा
तदनुरूप अपनी शिक्षण शैली में तुरंत परिवर्तन कर लेता है। योगात्मक मूल्यांकन में छात्रों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति प्रदान करके, ठीक है ना, करने संबंधी दीर्घकालिक निर्णय लिए जाते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं रचनात्मक में, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा और दोस्तों देख लेते हैं। देखिए डेनियल स्टूफल बीम ने रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में भेद स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उसने रचनात्मक मूल्यांकन को पूर्व क्रिया अवस्था या दोस्तों प्री एक्टिव स्टेज में निर्णय लेने के लिए आवश्यक बताया, जबकि योगात्मक मूल्यांकन को जवाबदेही के लिए मूल्यांकन की संज्ञा दी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आकलित मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। आकलित क्वेश्चन दोस्तों डीएलएड 2018 में आ चुका है। तो आपका जो आकलित मूल्यांकन का अर्थ प्राय योगात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में लिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी शब्द, ठीक है ना, समेशन का अर्थ योग से भी होता है। समेटिव शब्द का संबंध समेशन शब्द से है, अतः इसको योगात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। इससे स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षा विधियों आदि को जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, माना कि हाई स्कूल कक्षा के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तक का चयन करना है, तो इसके लिए हाई स्कूल के विज्ञान पाठ्यक्रम पर लिखी ऐसी सभी पुस्तक का मूल्यांकन करना होगा। इन पुस्तकों में से उसी पुस्तक का चयन किया जाएगा जो शैक्षणिक उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होगी। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, संरचनात्मक मूल्यांकन दोस्तों, ठीक है, इसका क्या तात्पर्य, इसको देखते हैं। तो संरचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य ऐसे शिक्षक मतलब शैक्षिक कार्यक्रम या शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु, शिक्षण सामग्री आदि से जिसके आधार पर सुधार करना संभव होता है। दूसरे शब्दों में संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि आदि की गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा उपयोगिता का आकलन इसलिए करता है कि उस शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि की ओर अधिक उत्तम, प्रभावशाली तथा उपयोगी बनाया जा सके। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संरचनात्मक मूल्यांकन इसलिए करना आवश्यक है जिससे कि किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, योगात्मक मूल्यांकन को आपको समझाना है। देखिए योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि या शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। इससे स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षा विधियों आदि को जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सतत मूल्यांकन की विधियों के हमें नाम लिखने हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए सतत मूल्यांकन करने हेतु निम्नलिखित प्रविधियों को अपनाया जाने लगा। जैसे दोस्तों आपका पहला आता सत्र परीक्षा, इकाई परीक्षण, मासिक परीक्षाएं और सेमेस्टर परीक्षाएं। अगला प्रश्न क्या रहा आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आपको अंतर स्पष्ट करना है। सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलता रहता है। इससे यह जानने में सुविधा होती है कि विद्यार्थी के व्यवहार एवं अनुभव में क्या परिवर्तन हुआ और यह वांछित उद्देश्यों के अनुरूप है। व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक को शामिल किया जाता है। उपयुक्त से स्पष्ट है कि सतत मूल्यांकन अध्ययन अध्यापन के साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी के विकास के सभी पक्षों के या समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या रहा, सतत मूल्यांकन में परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य को हमें स्पष्ट करना है। यह किसी उद्देश्य पूर्ण कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संपादित किए जाने वाली गतिविधि क्रियाकलाप है। इन परियोजना से श्रम करने, संग्रह करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने, संख्या करने जैसी शक्तियों को उभारा और मापा जा सकता है। परियोजना निर्माण को विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में से संबंधित रखना होगा। समूह परियोजना बनवाने से बच्चों का परस्पर सहयोग, अनुभाग बांटने एवं एक दूसरे से जानकारी हासिल करने जैसी शक्तियों का आकलन कर सकते हैं तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना भी सक्रिय रूप से कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा, प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया को हमें समझाना है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया को देखते हैं। पहला दोस्तों पॉइंट क्या रहा, प्रश्नों की आपकी जो शब्दावली निश्चित होनी चाहिए तथा प्रश्नों में अनावश्यक शब्द नहीं जोड़ने चाहिए। दूसरा पॉइंट, प्रश्नों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए तथा क्रम आपस में संबंध होना चाहिए। तीसरा बिंदु, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जो छात्रों की योग्यता की जांच न कर सके। अच्छे प्रश्न वही कहे जाएंगे जो बालक की योग्यता की जांच कर सकें। चौथा पॉइंट, प्रत्येक प्रश्न पूछने का एक निश्चित तरीका होना चाहिए। ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिसका कोई उद्देश्य न हो। पांचवा बिंदु, प्रश्न संक्षिप्त तथा सीधा होना चाहिए। लंबे तथा कठिन प्रश्न छात्रों को नहीं पूछना चाहिए। छठा पॉइंट दोस्तों क्या, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रश्नों में केवल एक ही विचार होना चाहिए। दोस्तों आप ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। तो एक और दोस्तों अंतिम प्रश्न देखते हैं, पॉइंट इसका, प्रश्न
पत्र का प्रारूप 4 प्रकार का होना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होना चाहिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको जो डीएलएड में प्रश्न आते हैं, पहले एक तो वस्तुनिष्ठ आता है, आपको पता है, फिर अति लघु उत्तरीय आता है, फिर लघु उत्तरीय आता है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय यहाँ पर प्रश्न नहीं आते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है कि परीक्षणों की रचना में कौन कौन से 5 सरल प्रयोग होते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है ना। पहला दोस्तों आता है परीक्षण योजना बनाना या प्लानिंग द टेस्ट। दूसरा दोस्तों परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। तीसरा आपका है कि परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना। चौथा है कि परीक्षण का मूल्यांकन करना। पांचवा बिंदु है परीक्षण के अंतिम रूप की रचना। अगला क्वेश्चन कह रहा है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की क्या विशेषता है, इसको लिखनी है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इन परीक्षणों में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित एवं संक्षिप्त होते हैं। दूसरा बिंदु, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण एक कुशल निर्माण परीक्षण निर्माता ही कर सकता है। इसके निर्माण में विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है, इसमें छात्रों को अपने भावों को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है। चौथा, इन प्रश्नों को पढ़ने एवं उनको समझने में परीक्षार्थियों को अधिक समय देना पड़ता है। उत्तर लिखने या चुनने में बहुत कम समय लगता है। पांचवा बिंदु, इनका अंकन आसान होता है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठ का प्रमुख गुण है। यदि एक से अधिक परीक्षक एक ही उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करे तो प्राप्तांक में स्थिरता होगी। क्या यह कथन सत्य है? देखिए, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में विश्वसनीयता पाई जाती है, परीक्षार्थी के प्राप्तांक में स्थिरता पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि यदि एक से अधिक परीक्षक एक ही उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करे तो प्राप्तांक में स्थिरता रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि एक ही परीक्षक किसी उत्तर पुस्तिका का कई अवसरों पर मूल्यांकन करे तो प्राप्तांक स्थिर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है, जैसे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर आपके 5 नंबर आ रहे हैं, दूसरा टीचर भी चेक करे तो दोस्तों 5 ही आएंगे। आपको पता है, जो विकल्प आप टिक करेंगे उसी का आधार पर आपको नंबर मिलता है। फिर अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण का महत्व आपको बताना। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। तो चलिए दोस्तों सीधे महत्व को देखते हैं। पहला पॉइंट रहा, अभिलेखीकरण के द्वारा अन्य क्षेत्रों के लिए भावी मूल्यांकन योजना स्वरूप निश्चित किया जाता है। दूसरा पॉइंट, अभिलेखीकरण छात्रों के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि उसमें छात्रों के प्रत्येक पक्ष से संबंधित सूचनाओं का अभिलेख तैयार किया जाता है। तीसरा बिंदु दोस्तों हमारा रहा कि अभिलेखीकरण से मूल्यांकन प्रक्रिया तथा उसकी कार्य योजना का क्रमबद्ध तथा सुसंगठित चित्र तैयार किया जाता है। चौथा बिंदु दोस्तों, अभिलेखीकरण के द्वारा प्रत्येक छात्र को प्रत्येक की स्थिति का ज्ञान कराया जाता है। पांचवा बिंदु दोस्तों, अभिलेखीकरण में छात्र से संबंधित पूर्व सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिससे उसकी वर्तमान की योजना निश्चित होती है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि अभिलेखीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, आपका संज्ञानात्मक पक्ष से आज से उन क्रियाओं तथा दक्षताओं का मूल्यांकन करते हुए अभिलेख तैयार करना है जो संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। जैसे कि दोस्तों आपका एक छात्र शब्दों के संदर्भ में कितना ज्ञान रखता है वह मूल्यांकन के पश्चात ज्ञात किया जा सकता है। हिंदी विषय के 50 शब्द उसको लिखने के लिए दिए, इसके पश्चात जितने शब्दों को उसने मतलब सही व्याख्या की, ठीक है ना, उतने अंक मानकर उसको मूल्यांकन संबंधी अभिलेख में लिख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा, संज्ञान सहगामी पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए क्या आवश्यक है, इसको देखते हैं। देखिए, संज्ञान सहगामी पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए छात्रों की मुख्य रुचियों, मान्यताओं, अवमूल्यन, व्यवस्थापन एवं चरित्रीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिससे कि वह उसके बारे में मूल्यांकन हो सके। जैसे दोस्तों रुचि जानने के लिए, आपका इंटरेस्ट जानने के लिए छात्रों में यह प्रश्न किया जा सकता है कि आप अवकाश के समय में क्या क्या कार्य करना पसंद करते हैं। इसके उत्तर में छात्रों द्वारा प्राप्त उत्तर उनकी प्रमुख रुचियों के बारे में बताते हैं। इन रुचियों को अभिलेख में लिख लिया जाता है। इसी प्रकार कौशलात्मक पक्ष का भी दोस्तों मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन में पुनर्बलन से क्या तात्पर्य है। देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया में पुनर्बलन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मूल्यांकन से छात्र की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित होती है। छात्र को अपनी वह विषयवार स्थिति ज्ञात होने पर स्वतः ही प्रेरणा प्राप्त होती है कि जिस विषय में वह कमजोर है उस विषय में वह पुनः प्रयास करे जिससे कि अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन क्या है कि निदानात्मक परीक्षण पर आपको टिप्पणी लिखनी है। देखिए, निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती हैं। नैदानिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में लिखा या सीखा गया है, ठीक ना, तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहा है और क्यों छात्र की विषयगत इन्हीं कमजोरियों का पता नैदानिक परीक्षण द्वारा लगाया जाता है। ठीक है ना। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में छात्र की विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है। निदानात्मक परीक्षण को विश्लेषणात्मक परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि छात्र प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहा तो क्या कारण है। निदानात्मक परीक्षण परिणात्मक न होकर गुणात्मक दोस्तों होते हैं।
क्योंकि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी छात्र के विशेष में कितने अंक प्राप्त किए, वरन इस परीक्षणों द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्र किसी विषय विशेष में क्यों असफल रहा, अतः छात्र क्यों नहीं जानता, वाई द चाइल्ड डज नॉट नो, ठीक ना, डजंट नो का उत्तर नैदानिक परीक्षण द्वारा प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निदानात्मक परीक्षण की दोस्तों विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसको देखते हैं। देखिए आपको यह परीक्षण पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। यह परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं। यह परीक्षण मानकीकृत एवं अमानकीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। चौथा दोस्तों, ये परीक्षण बालक की योग्यता का मापन नहीं करते बल्कि विषय संबंधी कमजोरी का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करते हैं। पांचवा, इन परीक्षाओं के उपयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। ठीक है ना, 5 पॉइंट्स काफी हैं 2 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, उपचारात्मक शिक्षण से क्या आशय है आपका। देखिए उपचारात्मक शिक्षण शब्द नया हो सकता है किंतु उसकी प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है, क्योंकि जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां कठिनाइयां ना आती हो। पुराने समय से ही अध्यापक छात्रों को सीखने संबंधी कठिनाइयां दूर करते आए हैं और उचित दिशा में उनका मार्गदर्शन करते आए हैं। आज उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार कोई चिकित्सक लोगों की बीमारियों का उपचार करके उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार एक अध्यापक विद्यार्थी के अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तम परीक्षण से क्या समझते हैं। यह दोस्तों आपको इसकी विशेषताएं लिखने को आ सकता है। ठीक है ना, अब देखिए इसका अंतर हम कैसे करेंगे। किसी वस्तु को इसलिए अच्छा कहा जाता है कि उसमें सभी अच्छे गुण होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु को अच्छा या खराब उसके मान्य गुणों या कसौटियों के आधार पर ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार किसी शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण की उत्तमता का निश्चय उसकी मान्य कसौटी और गुणों के आधार पर हम किया जा सकता है। एक अच्छा परीक्षण उसे कहा जा सकता है जो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करता है जिनको ध्यान में रखकर उसकी रचना की गई है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि एक उत्तम परीक्षण आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं प्रभावीकृत यंत्र है जो मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करता है। इस प्रकार अच्छे परीक्षण का प्रशासन एवं अंकन सरल होता है एवं ठीक ना, इन परीक्षणों की विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक निश्चित होते हैं और जिनमें विवेदन करने की शक्ति या क्षमता विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक एवं तकनीकी कसौटियों की व्याख्या करना है। तो दोस्तों देखिए आप इसको हेडिंग्स याद रखेंगे। पहला होता है कि उद्देश्य पूर्णता। जी हाँ दोस्तों, जब आपको हेडिंग्स याद रहती है तो आप उसको बनाकर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आता है आपका व्यापकता में लिख सकते हैं। फिर तीसरा आपका आता है समय एवं कीमत क्या है इसकी। चौथा दोस्तों आपका आता है सुगमता। ठीक है ना, तो इसमें क्या कह रहा था आपका प्रशासन की सुगमता, फलांकन की सुगमता और व्याख्या की सुगमता। अब दोस्तों देखिए अच्छे परीक्षण की तकनीकी एवं कसौटियां क्या क्या हो सकती है। पहला वैधता या वैलिडिटी हो गया, विश्वसनीयता। ठीक है दोस्तों, तीसरा आता है आपका वस्तुनिष्ठता, चौथा आता है आपका मानक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हेडिंग्स याद रखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। कम से कम अगर आपके पास हेडिंग्स ही नहीं है तो आप लिखेंगे क्या। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, मौखिक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है आपको ये बताना है। चलिए इस उद्देश्य देखते हैं। बालक को इस योग्य बनाना कि उसने जो देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो अथवा अनुभव किया हो उसका वर्णन शुद्ध भाषा में दूसरों के सामने कर सके। दूसरा पॉइंट कि बालकों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति एवं उचित हाव भाव के साथ बोलना सिखाना। तीसरा पॉइंट है कि छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से उचित ढंग से दे सकें। चौथा कि छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना है। छात्रों में स्वाभाविक ढंग से वार्तालाप करने की क्षमता का विकसित करना। छात्रों को धारा प्रवाह एवं प्रभावशाली तरीके से बोलना सिखाना। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि मौलिक अभिव्यक्ति के महत्व, आवश्यकता पर हमें प्रकाश डालना है। ठीक ना, सीधे महत्व को हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका कि मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज एवं सरलतम माध्यम है। ठीक है, माध्यम है। दूसरा दोस्तों कि मौखिक भाषा द्वारा ही मनुष्य अपने भावों को स्वाभाविक रूप से दूसरों के सामने व्यक्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका कि मौखिक भाषा द्वारा कुशल व्यक्ति अपने वाणी से जादू जगा सकता है। चौथा पॉइंट है कि दैनिक जीवन के सभी क्रियाकलापों में मौखिक भाषा ही प्रयुक्त होती है। पांचवा है कि इसके द्वारा बालक की जिज्ञासा शांत होती है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, आपको ये बताना है। तो चलिए दोस्तों पहला देखते हैं चित्र वर्णन विधि है। दूसरा दोस्तों आता है आपका कहानी कथन विधि होता है। फिर तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका सस्वर वाचन है। चौथा आपका है कि कविता पाठ है। ठीक ना, पांचवा दोस्तों आता है आपका समवेत वाचन। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है लिखित परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों हम इसको जो आपको हेडिंग्स बता रहे थे इसको आप थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा पेपर में, क्योंकि कोई बहुत कठिन चीजें नहीं। जैसे कहानी कथन में आप कुछ लिख सकते हैं, चित्र वर्णन में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा
लिखित परीक्षण के उद्देश्य हम देखते हैं। पहला दोस्तों कि बच्चों के वर्डों को की मतलब ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना, सुंदर एवं सुडौल लेख का अभ्यास कराना, शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान होना चाहिए, वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना, अपने अनुभवों को लिखने की योग्यता विकसित करना, अपने विचारों को अनुच्छेदों में लिखकर व्यक्त करना, मौलिक रचना करने के योग्य बनाना और साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि सतत मूल्यांकन की प्रमुख विधियों का हमें विवरण देना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है आपका सत्र परीक्षा आती है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है इकाई परीक्षण आता है। तो सत्र परीक्षा में दोस्तों जैसे विद्यालय में परंपरागत त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अतिरिक्त सतत व्यापक मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सत्र में सितंबर व फरवरी माह में 2 परीक्षाएं लेने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद दोस्तों इकाई परीक्षण में सतत मूल्यांकन को विकसित एवं सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक के पाठ या अध्याय के बाद इकाई परीक्षण योजना को लागू किया गया है। एक पाठ या अध्याय के शिक्षण के बाद उसका परीक्षण किया जाता है कि पढ़ाए गए पाठ का बालकों को बोध हो गया है अथवा नहीं। अगला दोस्तों आता है आपके मासिक परीक्षाएं, दोस्तों आपको पता जैसे होती है। फिर दोस्तों आपका सेमेस्टर पद्धति अपनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि शिक्षा में मूल्यांकन शब्द परीक्षा तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा है। पाठचर्या की परिभाषा और नवीनीकरण, ठीक है ना, मतलब नवीनीकरण के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं अगर वे स्कूल शिक्षा प्रणाली में जड़े समय मूल्यांकन और परीक्षा तंत्र के अवरोध से नहीं जूझ सकते। तो मतलब यह परिभाषा किसकी, आपको दोस्तों इसको डिफाइन करना है। तो दोस्तों देखिए आपकी जो ये परिभाषा किसकी है आपको ये बताना है। तो सिंपल था, इसका आंसर होगा यह परिभाषा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की है। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए विद्यार्थियों का बौद्धिक भावात्मक शारीरिक सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने पर होता है। क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की उपलब्धि जानने का उपकरण है। देखिए आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की उपलब्धि जानने का उपकरण नहीं है, बल्कि दोस्तों मुख्यतः यह सभी बच्चों के सीखने को सुनिश्चित करने का एक उपकरण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा सतत मूल्यांकन की अवधारणा का हमें अर्थ लिखना है। देखिए आपको सतत मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलती है, जिसमें शिक्षार्थियों का अनुभव और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। सतत मूल्यांकन लिखित मौखिक एवं अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से संपन्न होता है। सतत मूल्यांकन में प्रत्येक इकाई पाठ या अध्याय से शिक्षण के उपरांत या शिक्षण के दौरान विभिन्न उपकरणों से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि अध्यापित विषय वस्तु को छात्र समझ रहा है अथवा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि व्यापक मूल्यांकन के 3 पक्ष कौन कौन से। दोस्तों याद रखना आपको, पहला आता है आपका संज्ञानात्मक पक्ष आता है, दूसरा आता है आपका भावात्मक पक्ष और तीसरा आता है आपका कौशलात्मक पक्ष। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा शिक्षा जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को नवीनतम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको है। तो शिक्षा जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को दोस्तों नवीनतम रूप प्रदान करने का श्रेय आपका जाता है डॉक्टर, ठीक है ना, आपका BS ब्लूम को। इनकी शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय या ट्राइपोलर प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 पक्षों में किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका सेमेस्टर पद्धति का क्या अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का भी सेमेस्टर होता है जैसे DLED में। तो देखिए सतत मूल्यांकन की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उच्च शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि में 6 माह की सेमेस्टर परीक्षा मतलब पद्धति को लागू किया जा गया है। प्रत्येक सेमेस्टर पूरा करने के बाद परीक्षा आयोजित की जाती है। इस अवधि में सीमित पाठ्यक्रम होने के कारण छात्रों को अधिगम करने में आसानी रहती है और तथा 6 माह के बाद यह ज्ञात हो जाता है कि छात्रों में किस स्तर पर कमी है। इस पद्धति में सेमेस्टर का परीक्षा फल निकलने का इंतजार न करके तुरंत अगले सेमेस्टर की पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा कि बोध के 3 रूप कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला आता है आपका अनुवाद या ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं, इसका अर्थ होता है संप्रेषण को अन्य भाषाओं में व्यक्त करना। दूसरा आता है व्याख्या या विवेचना, ठीक है, इसमें संप्रेषण को समग्र रूप में देखा जाता है तथा उसकी व्याख्या की जाती है। तीसरा दोस्तों आता है उल्लेख को दोस्तों मतलब क्या होता है कि इसमें परिणामों का उल्लेख किया जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी हो स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए मूल्यांकन शिक्षा व्यवस्था एक आवश्यक अंग है। मूल्यांकन प्रक्रिया को मात्र बौद्धिक विकास तक सीमित न होना चाहिए, वरन इसमें विद्यार्थी के संज्ञानात्मक भावात्मक कौशलात्मक एवं व्यवहारिक पक्षों के विकास को सम्मिलित किया जाना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलते रहना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को व्यवहार एवं अनुभव में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। इसके आधार पर पृष्ठ पोषण संभव होगा। यह शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए उपयोगी होगा। अगला प्रश्न क्या रहा, मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम को आपको समझाना है।
देखिए 2017 में क्वेश्चन आया भी है पेपर में। देखिए मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम से आते हैं अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना। ग्रेड दोस्तों अंक आपका 1 2 3 से 9 होते हैं और 200 अक्षर मतलब ABC या G आदि हो सकते हैं। एक ग्रेड प्राप्तांक को के मतलब प्रतिशत को एक सीमा का परिचायक होता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपका 1 या A आता है तो दोस्तों आप 90% से ऊपर प्राप्तांक का परिचायक होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों उसमें मतलब 90% से अधिक प्राप्तांक वाले को 1 कहते हैं या A ग्रेड दिया जाता है। जहां दोस्तों देखिए अध्ययन के कई विषय या क्रियाएं हैं, जैसे प्रत्येक विषय एवं क्रिया में निर्धारित ग्रेड की प्रतिशत सीमा के अनुसार उसे ग्रेड दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार प्राप्तांकों के समग्र योग को भी ग्रेड में व्यक्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे नहीं होता कि आप टोटल ग्रेड आ जाता है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वैसे दोस्तों यहाँ ग्रेडिंग कर सकते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है। बस ऐसे अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण और मापन में आपस में संबंध की व्याख्या में करनी है। तो दोस्तों इसका अंतर कैसे करेंगे? देखिए मूल्यांकन मूल्य निर्धारण और मापन के संबंध को समझने के लिए सर्वप्रथम मापन का हमें अर्थ जानना चाहिए। मापन में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा विशेषता का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन किया जाता है। मूल्य निर्धारण एवं मूल्यांकन में भी मापन किया जाता है, किंतु दोनों में दृष्टिकोण का अंतर है। मूल्य निर्धारण किसी संदर्भ विशेष में निर्धारित प्रक्रिया से उत्पन्न गुण अथवा विशेषता का मापन है, जबकि दोस्तों मूल्यांकन में मूल्य निर्धारण के साथ ही प्राप्त परिणाम के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन एवं परिवर्धन करने की दृष्टि या पृष्ठपोषण भी रहती है, जिससे संदर्भ के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार मूल्य निर्धारण उपयोगिता बताता है, जबकि मूल्यांकन वाच्यता को बताता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या मतलब अंतर को आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए दोस्तों आपका निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर इनमें प्रयोग किए जाने वाले प्रश्नों संबंधित, ठीक है, प्रश्नों मतलब निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ के संदर्भ में होता है। अतः इन दोनों परीक्षणों में अंतर निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ इन दोनों प्रकार के प्रश्नों में अंतर के आधार पर समझा जा सकता है। निबंधात्मक प्रश्नों में उत्तरदाता को उत्तर की स्वतः रचना करने और अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर रहता है। देखिए दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उत्तरदाता को दिए गए प्रश्न के उत्तर के विकल्प में से अपने उत्तर का चयन करना होता है। निबंधात्मक प्रश्नों की रचना सरल होती है और इसमें अंकन व्यक्तिनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रचना कठिन होती है, किंतु इसमें अंकन दोस्तों क्या होता है आपका वस्तुनिष्ठ होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है कि अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या है, प्रश्न पूछते समय क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है पेपर में। देखिए आपके अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषता निम्न है। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग हो, वह विचारोत्तेजक हो, प्रश्न की दुविधा न उत्पन्न करे, प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप होना चाहिए, उनमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। कक्षा में प्रश्न पूछते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। प्रश्न कक्षा में एक बार प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करें, प्रश्न को बार बार दोहराना या तत्काल शब्दावली बदलकर प्रश्न नहीं करना चाहिए। शिक्षक का स्वर स्पष्ट और इतना ऊंचा हो कि पूरी कक्षा सुन सके। प्रश्न पूरी कक्षा से पूछे, फिर कुछ देर रुक कर किसी छात्र से उत्तर देने को कहा जाए। प्रश्न क्रमबद्ध ढंग से पूछे और इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाए। एक प्रश्न का ठीक उत्तर मिल जाने के बाद अगला प्रश्न करें इत्यादि। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया, इसको दोस्तों में समझाना है। भावात्मक पक्ष मानव प्रकृति का दूसरा पर्यावरण मतलब महत्वपूर्ण पक्ष भावनाओं से संबंधित है, जिसके अंतर्गत रुचि, पसंदगी, नापसंदगी मतलब मूल्य एवं अभिवृत्ति सम्मिलित है। भावात्मक पक्ष सामान्यतः आग्रह ठीक से शुरू होकर चयनित घटनाओं द्वारा चरित्र जटिल लेकिन अंतःकरण विशेषताओं के निर्माण पर समाप्त होती है। देखिए भावात्मक उद्देश्य विद्यार्थी द्वारा अर्जित उनकी भावनाओं के प्रदर्शन से संबंधित होती है। इसके 5 चरण है। पहला दोस्त होता है आपका आग्रहण या ध्यान देना, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा व्यवस्थापन और 5वां चारित्रीकरण। फिर अगला क्वेश्चन क्या हमारा, प्रतिमान संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण में हमें क्या अंतर है दोस्तों, इसको देखना है। तो चलिए सीधे हम इसको अंतर को देखते हैं। कसौटी संदर्भित परीक्षण और प्रतिमान संबंधित परीक्षण। पहला दोस्तों पॉइंट है कि इसमें सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, जिसे हम कसौटी कहते हैं। इसका दोस्तों पहला पॉइंट है, इसमें उपलब्धि का प्रतिमान निश्चित किया जाता है जो जनसंख्या से चुने प्रतिदर्श के प्राप्तांक पर आधारित होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इसमें छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर विषय सामग्री के उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि इसमें छात्र की उपलब्धि का स्तर मानक ही होता है जो प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का औसत, प्रतिशत, प्रामाणिक विचलन, टी स्कोर आदि निकालने पर प्राप्त होता है। तीसरा बिंदु दोस्तों, कसौटी संदर्भित परीक्षण के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि
अनुदेशन या शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सके है। इसका अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों के प्रयोग से यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र मानक से कितना ऊपर है या कितना नीचे। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है कि इसमें उपलब्धि की कसौटी के सापेक्ष छात्र के प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है। इस परीक्षण में मानक, ठीक है ना, या नॉर्म के सापेक्ष छात्र के प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है। अगला बिंदु दोस्तों कि इसके लिए किसी छात्र मतलब अन्य छात्र या समूह से तुलना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस परीक्षण में छात्र के प्राप्तांक के आधार पर इसकी समूह में स्थिति का ज्ञान होता है। इसमें अन्य छात्र या समूह से तुलना की जाती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मूल्यांकन की विशेषता में बतानी है। देखिए मूल्यांकन एक व्यापक पद है, यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन का उद्देश्य केंद्रीय प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन मापक है तथा शिक्षा के हर पद यह अवस्था पर एक नियंत्रक का कार्य करता है। ठीक ना, मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन को उन्नत करता है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, वह सुनिश्चित प्रश्न के प्रकारों का हमें वर्णन करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों इसके प्रकार में आता है पहचान पद, रिकॉग्निशन आइटम्स। तो दोस्तों पहला आता है आपका एकांतर या विकल्प उत्तर, दूसरा बहुविकल्पीय पद, तीसरा मिलान पद और चौथा वर्गीकरण पद। फिर प्रत्यय स्मरण पद में दोस्तों आता है आपका सरल प्रत्याय स्मरण पद और दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगला क्वेश्चन क्या रहा, मूल्यांकन में पुनर्बलन की आवश्यकता क्यों है, इसको समझाना है। तो दोस्तों देखिए आपको मूल्यांकन की प्रक्रिया में पुनर्बलन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मूल्यांकन से छात्र की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित होती है। छात्र को अपनी विषयवार स्थिति ज्ञात होने पर स्वतः ही प्रेरणा प्राप्त होती है कि जिस विषय में वह कमजोर है उस विषय में वह पुनः प्रयास करे जिससे कि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। जी हाँ दोस्तों, जैसे काफी छात्रों की गणित कमजोर होती है तो वो कोशिश और करते हैं। तो इसका दोस्तों पहला पॉइंट आता है आपका कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन होना चाहिए। फिर दोस्तों देखिए सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन, देखिए सब आप बना कर लिख सकते हैं। फिर दोस्तों तीसरा आता है आपका कि मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन होना चाहिए। फिर चौथा आता है वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। देखिए वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण के शिक्षण में परिणाम को आपको लिखना है। ठीक है ना, इसके परिणाम को देखते हैं। तो चलिए सीधे दोस्तों जो परिणाम आते हैं उसको हम देखते हैं। पहला पॉइंट आता है आपका कि छात्र सामान्य रूप से अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सकता है। दूसरा, उसने अपनी विशिष्ट कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली। तीसरा दोस्तों, वह अपने मानसिक एवं संवेगात्मक संघर्षों से मुक्त हो गया। चौथा दोस्तों, अब वह स्पष्ट रूप से चिंतन कर सकता है। पांचवा, वह अपने विचारों को भली भांति प्रकट कर सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या आता है कि उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करते समय शिक्षक को कौन कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। पहला दोस्तों है कि बुद्धिमान बालकों की गलत आदतों को छुड़ाने में समय लग सकता है, अतः अध्यापक धैर्य से काम ले। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यदि उपचारात्मक कार्य में सफलता न मिले तब तक कार्यक्रम का स्वरूप ही बदल देना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा दोस्तों, प्रत्येक छात्र की प्रगति का ग्राफ एवं चार्ट होना चाहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों, जो बालक प्रगति कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करके उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। पांचवा पॉइंट, कार्य में सजीवता लाने के लिए आकर्षण सहायक सामग्री एवं प्रभावी शिक्षण विधि का हमें प्रयोग करना चाहिए। छठा पॉइंट दोस्तों, जैसे छात्र जिस विषय में कमजोर है उससे संबंधित साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं उन्हें पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि छात्रों को त्रुटियां करने में मतलब त्रुटियां करने से कैसे रोका जा सकता है कि गलतियां वो ना करें। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट दोस्तों आता है आपका कि विद्यालय के वातावरण में सुधार होना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम में संशोधन होना चाहिए। तीसरा दोस्तों आपका परीक्षा पद्धति में सुधार हो। चौथा आपका आता है अभियोग्यता परीक्षा का उचित निर्माण आदि। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण शब्द नया हो सकता है किंतु उसकी प्रक्रिया बहुत पहले से ही चल रही है, क्योंकि जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ कठिनाइयां ना आती हो। पुराने समय से ही अध्यापक छात्रों को सिखाने संबंधित कठिनाइयों को दूर करते आए हैं और उचित दिशा से उनका मार्गदर्शन भी करते आए हैं। आज उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार कोई चिकित्सक लोगों की बीमारियों का उपचार करके उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार एक अध्यापक विद्यार्थी के अधिगम संबंधित त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा, उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा तथा क्षेत्र में बताना है। तो दोस्तों यूकम एंड सिम्पसन, ठीक ना। उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने की चेष्टा करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। सिम्पसन जांच एवं ब्लेयर दोस्तों क्या है आपका उपचारात्मक शिक्षण संक्षेप में कहे तो श्रेष्ठ शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराता है और उसे अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक कुशलता की ओर अग्रसर करता है। अब इसके जरा हम क्षेत्र देखते हैं। पहला दोस्तों आपको वाचन हो गया मतलब रीडिंग, लेखन राइटिंग हो गया दोस्तों, उच्चारण स्पेलिंग हो गया और अंक गणित मतलब अरिथमेटिक।
अगला क्वेश्चन क्या रहा, छात्र के जीवन में निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण से क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझाना है। ठीक है ना। तो चिकित्सा शास्त्र या मेडिकल साइंस में जैसे चिकित्सा का परिणाम रोगी के रोग से मुक्त करके पूरी तरह स्वस्थ करना है, इसी प्रकार दोस्तों निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में भी है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसके पॉइंट्स को हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या रहा आपका, छात्र सामान्य रूप से अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सकता है, उसने अपनी विशिष्ट कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली है। तीसरा दोस्तों, उसने अपने मानसिक एवं संवेगात्मक संघर्षों से मुक्त हो गया। चौथा, अब वह स्पष्ट रूप से चिंतन कर सकता है। पांचवा दोस्तों, वो अपने विचारों को भली भांति प्रकट कर सकता है। देखिए आप इसको ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निदानात्मक परीक्षण का हमें अर्थ बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती है। नैदानिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहा है और क्यों छात्र की विषयगत इन्हीं कमजोरियों का पता नैदानिक परीक्षणों द्वारा लगाया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निदानात्मक शिक्षण की विशेषताओं पर हमें प्रकाश डालना। तो इसकी विशेषता देखने सीधे। देखिए यह परीक्षण पाठ्यक्रम का भिन्न अंग है। यह परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं। यह परीक्षण मानकीकृत एवं अमानकीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। चौथा दोस्तों बिंदु है कि ये परीक्षण बालक की योग्यता का मापन नहीं करते बल्कि विषय संबंधी कमजोरी का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करते हैं। पांचवा दोस्तों रहा कि इन्हीं परीक्षाओं के उपयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। ठीक है ना दोस्तों, 5 पॉइंट काफी होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता आपको दर्शाना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको आता है योकम। ठीक है ना, योकम तथा सिम्पसन ने निदानात्मक परीक्षणों के उद्देश्य के विषय में लिखा है कि निदान परीक्षण का वह उपकरण है जो शिक्षा वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाई मालूम करने और यथासंभव उस कठिनाई के कारणों को व्यक्त करने के लिए रचा गया है। फिर दोस्तों देखिए योकम तथा सिम्पसन तथा रास के विचार पर ध्यान देने के पश्चात कहा जा सकता है कि शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता निम्नवत है। तो चलिए दोस्तों इसकी उपयोगिता देखते हैं हम कि अध्यापक को अपनी अध्यापन प्रक्रिया में समुचित सुधार हेतु परामर्श प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट कि छात्र के विषय संबंधी कमियों तथा कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना और उनमें अच्छी आदतों का विकास करना है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना। चौथा पॉइंट है विषय ठीक ना विभिन्न विषय संबंधी विशिष्टताओं एवं कमियों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों अथवा पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना तथा उन्हें छात्रों की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन ना करें तो आप उतना ही लिखे दोस्तों जिसमें आपको 2 नंबर मिल जाए। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारे, वे कौन से छात्र हैं जिन्हें निदान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका उत्तर देखते हैं। सर्वप्रथम उन छात्रों की खोज की जाती है जो विद्यालय में समायोजन कर पाने में कठिनाई का अनुभव कर पाते हैं, जो किसी एक या एक से अधिक विषयों में कमजोर होते हैं तथा स्कूल के अन्य क्रियाओं में समायोजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे बालक का पता लगाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला दोस्त हो जाता है आपका जैसे प्रत्येक छात्र को अपनी कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता होती है ठीक ना वो स्वयं ही अध्यापक के पास आ जाना चाहिए। दूसरा बिंदु दोस्तों जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाए। तीसरा पॉइंट दोस्तों जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है विद्यालय में हुई परीक्षाओं के परीक्षा फल के आधार पर भी ऐसे छात्रों का चयन किया जा सकता है। फिर दोस्तों पांचवा बिंदु हमारा क्या रहा, कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि या दोस्तों आईक्यू काफी ऊंची होने पर भी निष्पादन काफी निम्न स्तर का होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि निदानात्मक परीक्षण एवं उपलब्धि परीक्षण में हमें अंतर बताना है। चलिए सीधे अंतर को हम देखते हैं। देखिए आपका उपलब्धि परीक्षण का क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, निदानात्मक परीक्षण का क्षेत्र दोस्तों आपका सीमित होता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उन कारणों का पता लगाया जाता है जिनके कारण छात्र को कक्षा में किसी विषय सामग्री को सीखने में कठिनाई हो रही है। देखिए फिर उपलब्धि परीक्षण के ज्ञान के साथ साथ कौशल के अर्जन की मात्रा का भी मापन होता है। निदानात्मक परीक्षण ज्ञान की अपेक्षा कौशल के अर्जन व विकास की दिशा की विशिष्ट रूप में परख करता है। चौथा बिंदु दोस्तों उपलब्धि परीक्षण छात्र की सामान्य उपलब्धि का परिचायक है। निदानात्मक परीक्षण जो परीक्षण होता है दोस्तों बाल केंद्रित मौलिक कौशल का परीक्षण है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि वे कौन से कारक हैं जिनसे निदानात्मक समस्याएं उत्पन्न होती है वर्णन करना है। तो चलिए दोस्तों इसके हम कारक देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों रहा आपका शारीरिक कारण या फिजिकल काजेस। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है, आपका दृष्टि दोष हो सकता है जिसमें हम कम देखते हैं
या दोस्तों दृष्टि से संबंधित कोई दोष हो सकता है। फिर श्रवण दोष मतलब कम सुनना या बहरापन, बोलने में कठिनाई मतलब हकलाना या तुतलाना, स्नायु दोष मतलब हाथों का हिलना या पोलियो का प्रभाव आदि। फिर दोस्तों दूसरा आता है आपका बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, जिसमें आपका हो सकता है बुद्धि का सामान्य से कम होना, स्मृति का कमजोर होना, संकोचशीलता, रुचि का अभाव, शब्द भंडार या सामान्य ज्ञान में कमी, बात करने में हीनता का अनुभव करना, मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण की कमी। तीसरा दोस्तों आता है आपका व्यक्तिगत तथा सामाजिक कारण, जैसे दोस्तों घर परिवार अथवा विद्यालय के अन्य साथियों के साथ उचित समायोजन का अभाव हो, विद्यालय में मन ना लगना। और उसके बाद दोस्तों आता है चौथे नंबर पर, क्योंकि दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आते हैं, ठीक है, आपको वैसे ही आंसर करना रहेगा। फिर आपकी बारी आती है वातावरणीय तथा अनुदेशनात्मक कारण। तो दोस्तों जैसे तुम्हें पास पड़ोस का ठीक ना होना, अच्छी संगति का ना मिल पाना, दूसरा दोस्तों विद्यालय का वातावरण ठीक ना होना। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका महत्व में बताना है। तो क्रियात्मक शोध का अर्थ देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का तत्कालिक उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा सिद्धांत का विकास नहीं किया जाता, न ही इसका सामान्य उपयोग किया जाता है। इसमें यहाँ और भी समस्या जो स्थानीय प्रकार की हैं उस पर बल दिया जाता है। इसके परिणामों का मूल्यांकन स्थानीय अनुप्रयोग के रूप में किया जाता है, न कि सार्वभौमिक वैधता के रूप में। तो दोस्तों ऐसा जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा था। ठीक है दोस्तों, इसमें फिर हम देखते हैं शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व देख लेते हैं सीधे सीधे। तो कुछ हेडिंग से इसको आप ध्यान में रखेंगे, फिर आप बना के लिख सकते हैं। जैसे कि विद्यालय की कार्य प्रणाली में वांछित सुधार करना। दूसरा दोस्तों क्या, विद्यालय में व्याप्त यांत्रिकता एवं रूढ़िवादिता के वातावरण को समाप्त करना। तीसरा दोस्तों शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक। चौथा दोस्तों आता है विद्यार्थियों के सर्वमुखी विकास के लिए विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावकारी आयोजन। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप हेडिंग्स याद रखेंगे तभी इसमें काफी कुछ बनाकर आप लिख सकते हैं। पांचवा दोस्तों पॉइंट रहा, शिक्षकों में आपसी सहयोग बढ़ाने एवं सहानुभूति पूर्वक कार्य करने की भावना विकसित करने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र का निर्धारण आपको करना है। तो चलिए इसका हम लोग क्षेत्र देखते हैं। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा ही सीमित है। यहाँ पर क्षेत्र से हमारा संबंध अनुसंधान की क्रिया सीमा से था। यदि क्षेत्र का अर्थ हम जहां जहां क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है इस बात से ले, तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। संभवतः कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, मतलब जहां पर स्थान ऐसा नहीं जहां पर क्रियात्मक अनुसंधान ना किया जाता हो। देखिए, पाठशाला हो या उद्योगशाला, किसी किसान का खेत हो अथवा मजदूर का मजदूरी करना है, लड़ाई का मैदान हो या पहलवानों का अखाड़ा हो, सभी जगह क्रियात्मक अनुसंधान संभव है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि चोर, गुंडे, डाकू और लुटेरों तक क्रियात्मक अनुसंधान ही करते रहते हैं। यह बात दूसरी है कि अनुसंधान का प्रयोजन स्वार्थ पर आधारित होता है या परिसर पर। प्रत्येक क्षेत्र में उपयुक्त उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे इसको बना के लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि क्रियात्मक शोध के महत्व पर प्रकाश डालना। देखिए क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। तो क्रियात्मक शोध एक ऐसा शोध है जिसे शिक्षण संस्था की सामान्य परिस्थिति में संस्था से संबंधित लोगों द्वारा स्वतः अनुभव की जाने वाली समस्याओं के समाधान का प्रयास वैज्ञानिक ढंग से स्वतः उनके द्वारा किया जाता है। इसके महत्व को इस प्रकार बताया जा सकता है कि इसमें शोध की समस्या विद्यालय परिवार के लोगों द्वारा स्वतः अनुभव की गई हो। यह एक लचीली प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इसे संस्था के सामान्य परिस्थिति में बिना किसी नियंत्रण परिस्थिति उत्पन्न किया जा सकता है। इससे विद्यालय को अनुभूत समस्याओं के कम समय में वैज्ञानिक ढंग से समाधान मिलने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या रहा, क्रियात्मक शोध की उपयोगिता आपको बतानी है। तो इसकी उपयोगिता चलिए देखते हैं। पहला दोस्त हो गया आपका नित्य नई परिस्थितियों में विद्यार्थियों के समायोजन की समस्याओं के मतलब अध्ययन में तथा समाधान खोजने में इसकी उपयोगिता होती है। दूसरा दोस्तों आपका जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए यह अनुसंधान उपयोगी है। तीसरा दोस्तों बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए इसकी उपयोगिता है। चौथा दोस्तों विद्यालय के समझ, उपस्थित शिक्षण, विधि, अनुशासन, पदोन्नति, विषय वस्तु, सहभागी क्रियाओं में। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो चलिए दोस्तों सीधे हम हेडिंग पर देखते हैं। पहला आता है दोस्तों आपका अनुभव सिद्ध अनुसंधान। जी हाँ दोस्तों, पर आधारित अनुसंधान है। इसमें क्रियात्मक अनुसंधान, अनुभव सिद्ध अनुसंधान एक प्रकार का अनुसंधान है। दूसरा दोस्तों यह एक प्रकार का व्यवहारिक अनुसंधान है। तीसरा दोस्तों क्या, तत्कालिक समस्याओं का अध्ययन होता है इसमें। चौथा पॉइंट इसमें तत्कालिक समस्याओं का मूल्यांकन होता है और अध्ययन भी होता है। पांचवा दोस्तों देखिए तत्कालिक समस्याओं का समाधान यहाँ पर संभव होता है। छठा दोस्तों आपका वस्तुपरक अध्ययन है। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं कि क्रियात्मक शोध के चरणों का उल्लेख आपको करना है। 2 बार ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। तो दोस्तों सबसे पहले आता है इसका सोपान, प्रथम समस्या चयन।
देखिए, आप किसी भी अनुसंधान का सबसे पहला सोपान वह समस्या होती है जिससे संबंध में अनुसंधान किया जाना है, क्योंकि समस्या के अभाव में समाधान किसका किया जाए, समस्या के समाधान के लिए आवश्यकता होती है अनुसंधान की, ठीक है ना। अतः अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले उस समस्या को समझना चाहिए जिसे वो हल करना चाहता है, क्योंकि समाधान हेतु की गई समस्या क्रियाएं भी समस्या से संबंधित ही होंगी। दूसरा दोस्तों आता है आपका सोपान द्वितीय, समस्या को परिभाषित करना। जी हाँ दोस्तों, आप पहले आपको इसको चयन करना पड़ेगा, फिर आप इसको परिभाषित करेंगे। फिर दोस्तों आपका तीसरा नंबर आता है, देखिए हम आपको इसको डिफाइन करते हुए चलना है, क्योंकि पेपर में ये 2 बार आ भी चुका है। तो इसके अंतर्गत आप जिस समस्या पर कार्य कर रहे हैं उसको स्पष्ट कीजिए कि वह वास्तव में उस समस्या से आपका तात्पर्य क्या है। उदाहरण के लिए दोस्तों वर्तनी वाली समस्या को ही बताइए। अधिकतर लड़के लिखने में अशुद्धियां करते हैं, वे बीड़ी दोस्तों फूल का फूल लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों सोपान या तृतीय समस्या सीमांकन। इसके अंतर्गत समस्या के उस क्षेत्र को बताइए जहां पर आप कार्य करेंगे। उदाहरण के लिए दोस्तों वर्तनी संबंधी अशुद्धियों तो प्रत्येक पाठशाला के छात्र कर सकते हैं, परंतु आप सभी पाठशालाओं के सभी छात्रों की अशुद्धियों को संशोधन कर सकें, यह कम ही संभव है। चौथा दोस्तों आता है आपका सोपान या चतुर्थ समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना। जी हाँ दोस्तों, आप हेडिंग याद रखेंगे, डेफिनेटली लिख लेंगे। पांचवा दोस्तों आता है आपका सोपान में क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना होता है। फिर दोस्तों छठे नंबर पर आप करेंगे, ठीक है ना, अविकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हेडिंग्स याद रखेंगे तो डेफिनेटली पेपर में आप लिख सकते हैं। सातवां दोस्तों सोपान आता है आपका विश्लेषण करना है, जिसको एनालाइज करते हैं, ठीक है ना, एनालिसिस हो गया। आठवां दोस्तों आ गया आपका निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है उसको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा कि क्रियात्मक शोध के प्रथम चरण को आप स्पष्ट करिए। तो अब इसको जरा देखते हैं इसके आंसर को। प्रथम चरण, देखिए समस्या की पहचान व विशिष्ट समस्या का निर्धारण। क्रियात्मक शोध के लिए आवश्यक है कि शोधकर्ता अध्ययन की समस्या की पहचान करे। यह समस्या उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित होगी, समस्या का उससे स्वतः ही अनुभव होना चाहिए। इसी आधार पर अध्ययन की विशिष्ट समस्या का निर्धारण किए जाने से शोधकर्ता को योजनाबद्ध कार्य करने की योजना बनाने में सुविधा होगी। इस प्रकार विशिष्ट समस्या का निर्धारण समस्या की पहचान से पूर्ण रूपेण संबंध रखता है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि क्रियात्मक शोध के अंतिम चरण का हमें वर्णन करना है। देखिए क्रियात्मक शोध का जो अंतिम चरण आपका होता है ना, अनुवर्ती मतलब कार्यक्रम है, ठीक है ना। शोधकर्ता ने जब अपने शोध के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त कर लिया तो उसे संबंधित अनुवर्ती कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा अनुभूत समस्या या जिसका अध्ययन किया गया है विकराल रूप धारण कर सकती है। इस संबंध में विद्यालय के प्रशासन, सहयोगी शिक्षकों आदि से परामर्श लेते हुए कार्य की योजना तैयार कर कार्यान्वित करना चाहिए। यह कहना उचित होगा कि बिना समुचित अनुवर्ती कार्यक्रम के क्रियात्मक शोध अर्थहीन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रहा दोस्तों, क्रियात्मक शोध की आवश्यकता क्या है, ठीक है, इसकी आवश्यकता देखते हैं। जैसा कि कई स्थानों पर व्यक्त किया गया, आवश्यकता, महत्व, उद्देश्य आदि शब्द भाषाई अंतर से सभी समान और मिलते जुलते हैं। इस दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता हमें इसलिए, अब इसको जरा ध्यान से देखिए, कम से कम मतलब कम समय में अपनी सभी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सकेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सकें। तीसरा दोस्तों, सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान स्वतः ही खोज सकें। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है कि पहला पॉइंट, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सके। दूसरा दोस्तों, पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है। तीसरा दोस्तों है कि शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके। चौथा दोस्तों, कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके। बस दोस्तों इतना बहुत होगा आपको लिखना पेपर में। अगला क्वेश्चन क्या रहा, क्रियात्मक शोध के उद्देश्य कौन कौन से, इसको जरा देखते हैं। सीधे हम लोग उद्देश्य देखते हैं पहले, व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और परिवर्तन के विरोध की शक्ति को कम कर देना, ठीक है ना। अब इसको दोस्तों आप बना के लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्या है। अब इसके महत्व को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों सीधे यहाँ पर आते हैं। संक्षेप में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व को निम्नलिखित रूप में हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला दोस्तों आता है आपका कि विद्यालय की कार्य प्रणाली में वांछित सुधार करना है। दूसरा दोस्तों आता है विद्यालय में व्याप्त यांत्रिकता एवं रूढ़िवादिता के वातावरण को समाप्त में करना है। तीसरा दोस्तों आता है शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। चौथा, विद्यार्थियों के सर्वमुखी विकास के लिए विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावकारी आयोजन होना चाहिए। पांचवा दोस्तों है कि शिक्षकों में आपसी सहयोग बढ़ाने एवं सहानुभूतिपूर्वक कार्य करने की भावना विकसित करने में सहायक है। छठा दोस्तों, विद्यालय की उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाने में सहायक है। सातवां, विद्यालय में सामाजिक कुशलता का विकास करने में सहायक।
फिर अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत कार्य विधि का हमें वर्णन करना है। तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत कार्य विधि से आते शोध कार्य की वास्तविक रूपरेखा से शोध को कितनी अवस्थाओं में और प्रत्येक अवस्था को कितनी अवधि में पूरा किया जाएगा, इसके साथ ही प्रत्येक अवस्था में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों एवं अन्य कोई विशेष बिंदु हो तो उसकी भी जानकारी इससे मिलनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए आपको जो क्रियात्मक शोध में कार्य विधि का निर्णय उपलब्ध समय, उपलब्ध संसाधन, उपकरणों आदि की तैयारी में लगने वाले समय के आधार पर यह करना होता है कि, ठीक है ना। किंतु कार्य दोस्तों जो आपका होता है विधि का निर्धारण क्रियात्मक परिकल्पना की जांच के आलोक में ही किया जाता है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की हमें व्याख्या करनी है। तो देखिए दोस्तों, क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरण निम्न हो सकते हैं, जैसे आपका पहला प्रोफार्मा, प्रश्नावली, मानक या शिक्षक निर्मित परीक्षण, व्यवहारिक एवं सामूहिक कार्य, साक्षात्कार, कथन, प्रश्नोत्तर, अवलोकन, निरीक्षण इत्यादि। ठीक है ना। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें विद्यार्थी को लिखित रूप में या व्यवहारिक ढंग से कार्य करते हुए संपन्न करना होता है। शिक्षक के कथन, निर्देश, अवलोकन, निरीक्षण आदि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, शैक्षिक नवाचार की में विशेषता लिखनी। चलिए सीधे विशेषता देखते हैं। पहला क्या है, नवाचार का संबंध नवीन तकनीकी एवं नवीन ज्ञान से होता है जिसका प्रयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है। दूसरा दोस्तों, शैक्षिक नवाचारों में क्रियाशीलता एवं प्रायोगिकता की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। तीसरा दोस्तों पॉइंट है कि शैक्षिक नवाचार का संबंध प्रमुख रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बनाने में होता है। चौथा दोस्तों पॉइंट, नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, शैक्षिक नवाचारों द्वारा नवीन शैक्षिक तकनीकी को विद्यालयों तक पहुंचाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ चीजें दोस्तों और देख लेते हैं कि नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता है और अनुभव करता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि शिक्षा में नवाचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र को हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, या शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है, तो अब दोस्तों इसका उत्तर हम देखते हैं। नवाचार आपका वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। अब इसकी परिभाषाएं देखते हैं। ठीक है ना। सीधे दोस्तों हम परिभाषा में आते हैं। पहले आता आपका E.M. रोजर्स के शब्दों में, नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। दूसरा दोस्तों आपका आता है H.G. वार्नेट के शब्दों में, नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से आपका भिन्न है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है आपका कि न्यायादर्श की विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। किसी जनसंख्या इकाई वस्तुओं या मनुष्यों का समूह से चुनी गई कुछ ऐसी इकाइयों का समूह जो समूचे जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करे न्यायादर्श कहलाता है। जनसंख्या के प्रतिनिधित्व से आते उसके उस गुण या चर के प्रतिनिधित्व से है जिसका अध्ययन किया जाना है। इसके साथ ही न्यायादर्श की एक और विशेषता उसका पर्याप्त संख्या में होना है। जहां न्यायादर्श के चयन में कई चर जैसे आयु, कक्षा, लिंग, बुद्धि, लब्धि, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि नियंत्रण करना होता है, वहां किसी के लिए चुने गए न्यायाधीश की अपेक्षा कम संख्या में न्यायाधीश पर्याप्त होता है। इस प्रकार न्यायाधीश की संख्या की पर्याप्तता का संबंध अध्ययन उद्देश्य से होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि शैक्षिक नवाचारों का हमें उद्देश्य बताना है। तो चलिए इसके उद्देश्य को सीधे देखते हैं। पहला पॉइंट क्या रहा आपका कि शिक्षा में शिक्षण नवाचारों का प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना है जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में जानी जाए। दूसरा दोस्तों शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना है। तीसरा आपका कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना जिससे कि छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। चौथा दोस्तों पॉइंट आपका छात्रों एवं शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास लाना है जिससे कि वे अंधविश्वास एवं कुरीतियों से दूर रह सकें। पांचवा कि शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को मतलब स्थायी बनाना है, क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह ज्ञान आपका स्थायी होगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों, इसको आपको समझाना है। ठीक है ना। तो शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षा के नूतन आयामों की आवश्यकता देश में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य एवं विश्व परिप्रेक्ष्य शिक्षा में नवाचार एवं नूतन आयामों की आवश्यकता को अग्रांकित बिंदुओं के अंतर्गत व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इसके हेडिंग को खाली ध्यान रखिएगा, आप लोग याद करिएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, क्योंकि दोस्तों आप इसको फिर बनाकर अच्छे से आप लिख सकते हैं। फिर तीव्र आर्थिक विकास हेतु, तीसरा पॉइंट है दोस्तों वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली। चौथा दोस्तों आपका जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति।
5वां दोस्तों बिंदु रहेगा कि मानव संसाधन का विकास करने हेतु। 6ठा आपका सामाजिक परिवर्तन के अनुसार शिक्षा। 7वां दोस्तों रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु। 8वां आपका कि पर्यावरण प्रदूषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु। 9वां दोस्तों आपका अन्य कारणों की आवश्यकता। जैसे दोस्तों क्या हो सकता है कि आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण एवं निजीकरण हो, स्वयंसेवी संगठनों जैसे एनजीओ की बढ़ती भूमिका दोस्तों, और वैश्वीकरण। ठीक है ना। इन कारकों के कारण शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियों तथा नूतन आयामों को अंगीकार किया जाने की महती आवश्यकता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि शैक्षिक नवाचारों का महत्व हमें स्पष्ट यहाँ पर करना है। तो नवाचारों का महत्व देखते हैं, सीधे दोस्तों बिंदुओं पर आते हैं, पॉइंट्स पर। ठीक है ना। पहला आपका आता है कि मूल्य शिक्षा के क्षरण को रोकने में उपयोगी है। दूसरा सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में सहायक है। तीसरा दोस्तों परिवर्तन के अनुसार शिक्षा प्रणाली होगी। चौथा अनेक समस्याओं का समाधान संभव होगा। 5वां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता में सहायक होगा। 6ठा है दोस्तों ज्ञान की स्थायित्व में सहायक है। 7वां दोस्तों शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। 8वां शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में सहायक। देखिए दोस्तों इतना बहुत रहेगा, 8 पॉइंट्स भी आप लिख के आएंगे पेपर में, डेफिनेटली पूरे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि नवाचार की शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता एवं महत्व में बताना। नवाचार की शिक्षा के क्षेत्र में भाई क्या आवश्यकता है और हमें इसका क्या महत्व है। ठीक है, इसको देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज नवाचार की अत्यधिक आवश्यकता स्वीकार की जाती है। आज पाठ्यक्रमीय सह पाठ्यक्रमीय विद्यालय, ठीक है ना, पर्यावरण एवं प्रबंध आदि क्रियाओं में परिवर्तन वांछित है। इससे संबंधित कार्यों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलने की आवश्यकता है। प्रत्येक बदलाव के लिए संसाधन सीमित होते हैं, अतः कार्यों को नवीन ढंग से करना लाभप्रद रहता है। इसलिए नवाचार का विशेष महत्व हो जाता है। इसमें शिक्षक, छात्र, विद्यालय के प्रशासक आदि के सहयोग से शिक्षण एवं शिक्षा से संबंधित क्रियाओं को नए ढंग से करने की योजना बनाकर उनको कार्यान्वित किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव और संस्था से संबंधित तमाम समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा, नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों का हमें वर्णन करना है। तो शिक्षा में नवाचार के प्रमुख क्षेत्र निम्न हो सकते हैं। शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु दल शिक्षण आदि तकनीकों के प्रयोग के साथ ही स्थानीय समाधानों, अवकाश प्राप्त शिक्षक, विशेषज्ञ विद्वान सूचनाएं, ऐतिहासिक स्थल आदि का उपयोग और उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन कक्षा में कक्षेतर शिक्षण, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, प्रार्थना सभा, विद्यालय का प्रबंधन, समुदाय से अच्छे संबंधों की स्थापना, विद्यालयों में मानवीय संबंध को महत्व इत्यादि। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र हमें स्पष्ट करना है। तो दोस्त इसका अंतर कैसे करेंगे, देखिए शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों द्वारा गणित की शिक्षा, भाषा की शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान सामाजिक अध्ययन की शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े और विकलांग बच्चों की शिक्षा, लैंगिक समानता, अपवंचित वर्ग को शिक्षा नए तरीके से देना शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आता है। इन बिंदुओं को प्रारंभिक कक्षाओं से ही पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, लिंग भेद का निवारण, संवेदीकरण, सामाजिक समानता के अवरोधों की समाप्ति आदि 21वीं शताब्दी की चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। इन समस्याओं के प्रति छात्र छात्राओं को प्रारंभिक कक्षाओं से ही संवेदनशील बनाना अपेक्षित है, जिसके लिए संकल्पना की पद्धति को अपनाना है। ठीक ना दोस्तों, इतना लिख देंगे, बहुत है आपके लिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षण अधिगम में संबंध आपको बताना है। ठीक है, शिक्षण अधिगम, शिक्षण कार्य किसी भी देश के विकास तथा उन्नति के लिए तकनीकी आधार है। शिक्षण के माध्यम से छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करने के लिए पृष्ठपोषण के संप्रत्यय का ज्ञान प्राप्त कर विविध युक्तियों तथा विधियों का उपयोग किया जाता है। अध्यापक शिक्षा में अंतः क्रिया विश्लेषण एक मुख्य तत्व है। वस्तुतः अध्यापन कार्य में अंतः प्रक्रिया तथा उसका विश्लेषण अध्ययन से के साथ साथ चलता है। इसमें शिक्षण का आधार उद्देश्य स्तर, क्रियाएं, शिक्षण एवं शासन व्यवस्था तथा शिक्षण के स्वरूप के अनुसार होता है। ठीक ना। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों के अंदर बालकों के प्रति बालक का अभिप्राय बालक एवं बालिका दोनों से है। एक पुरानी धारणा थी, बालक एक खाली घड़ा है, कोरी स्लेट है, बालक एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है आदि। इसका अभिप्राय यह था कि बालक जब बालक विद्यालय में प्रथम बार नामांकन या पढ़ने हेतु आता है तब वह कुछ नहीं जानता, अर्थात खाली घड़ा होता है। शिक्षक को उस खाली घड़े में ज्ञान भरना होता है। लेकिन अब यह अवधारणा खंडित हो गई है। विद्यालय में प्रथम बार नामांकन हेतु आया बालक खाली जो आपका खाली घड़ा है, कोरी स्लेट नहीं है, वो अपने घर से बहुत कुछ सीख कर आता है तथा बहुत कुछ जानता भी है। इसके लिए अध्यापक से अब बच्चे के साथ खाली घड़ा जैसे व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, बल्कि उसे नए प्रकार से बालकों के प्रति सोचना होगा और तदनुसार शिक्षण प्रक्रिया को अपनाना होगा।
यह बालकों के प्रति नवाचार सोच होगी जिसे शिक्षा में लागू किया जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ये सब आप लिख सकते हैं बनाकर। तो उसके बाद दोस्तों आप कैसे लिखेंगे, देखिए आपका परंपरागत पाठ्यक्रम में जो विषय या अवधारणा विद्यालय पाठ्यक्रम में रखने से वर्जित रहा और उसे परहेज किया जाता रहा, जैसे जनसंख्या शिक्षा, यौन शिक्षा हो गया दोस्तों, इन अवधारणाओं को आप पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में व्यापक चर्चा की गई है तथा अनेक गैर परंपरागत विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जा रहे हैं। शिक्षा का संचालन शिक्षा विधाओं पर आधारित होता है। परंपरागत शिक्षण विधाओं में प्रवचन, लेक्चर आदि आते हैं, जिसमें अध्यापक व पाठ्यक्रम मुख्य रहता है। देखिए दोस्तों, आपका छात्र गौड़ हो जाता है, लेकिन अब पुरानी शिक्षण विधाओं के स्थान पर खेल पद्धति गतिविधि करके सीखे, भ्रमण व प्रयोग पद्धतियों का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे छात्र अधिक सीखता है। अब शिक्षक की भूमिका ज्ञानी विद्वान अभिभावक की न रहकर शिक्षक अब छात्रों का अनुभवी एवं वरिष्ठ मित्र है, सलाहकार व सुविधादाता की भूमिका अदा करता है। अब विद्यालय में दंड तथा अनुशासन के नाम पर स्थापित भय का वातावरण समाप्त हो चुका है। अब छात्र की क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियों का अपनाकर नवाचारी प्रयोग किए जा रहे हैं। बहुश्रेणी व बहुकक्षा शिक्षण में इसे सम्मिलित है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद दोस्तों अगर अभी तक आपने पहले तो हमारे चैनल पर अगर अभी तक दोस्तों आप लोग नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखी, जी हाँ दोस्तों, ये तो पार्ट 3 था, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिए। पार्ट 1 में आपके सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, पार्ट 2 में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए दोस्तों, जितनी बार इसको आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपका एक रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ताकि आप पेपर में देखिए ऐसे प्रश्नों को आप बनाकर लिख सकते हैं। देखिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, समय आपको 2 घंटे का ही मिलता है, तो आप समय को दोस्तों टाइम को मैनेज करके चलेगा, नहीं तो आपका समय भी छूट जाएगा। तो हर क्वेश्चन को दोस्तों हिसाब से लिखेंगे तभी दोस्तों आप पूरा पेपर कर पाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।